हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो जब हमारी आई थी उसमें हमने आपसे बताया था कि हमारी वीडियो में जो भी एग्ज़ाम में निरस्त हुए प्रश्न थे उस पर हमने चर्चा की थी और कहा था कि अगली वीडियो जो हमारी आएंगी उसमें हम रिवीजन करा रहे होंगे। आधार या बेस जो है हमारा जो यूपी टेट का परीक्षा निरस्त हुई है उससे संबंधित होगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं बाल मनोविज्ञान से संबंधित, उसमें हम इसी तरह के कुछ प्रश्नों को आपके सामने डिस्कस कर रहे होंगे जिसमें जो कि पिछली परीक्षा जो निरस्त हुई उसी के जैसे और कैसे प्रश्न आने की संभावना है या आ सकते हैं, या तो जिस तरह से आप आगे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर रह करके उसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसी को लेकर के आज का वीडियो हमारा रहेगा। और हम आशा करते हैं कि आपके ये जो हमारे प्रश्न होंगे, जो मैं आपके लिए सेलेक्टेड प्रश्न लेकर के आया हूँ, वो आपको महत्वपूर्ण रहेंगे आपके आगामी परीक्षा के लिए। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट्स भी करेंगे, ताकि आपके कमेंट्स से हमको अपने अंदर रिफॉर्म करने का, अपने अंदर सुधार करने का भी अवसर मिलेगा। तो अगर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स रह जाती है, हमारी तरफ से कुछ कमी रह जाती है, गलतियां हो जाती हैं, तो उसको दूर हम कर पाएंगे आपके कमेंट से। तो आपका मोटिवेशन, आपका पुनर्बलन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारा सबलीकरण करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चलूँगा आज के वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आज की जस्ट मिनट तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आज हम कौन कौन से आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आते हैं। तो चलेंगे। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है कि सामान्यतः संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24 या इनमें से कोई नहीं। संयुक्त कोशिका या संयुक्त कोश क्या होगा? है ना। संयुक्त कोश की अगर हम बात करेंगे तो संयुक्त कोश में मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं हम सब जानते हैं कि वो जोड़े से होते हैं, है ना। जोड़े से होते हैं गुणसूत्र। कैसे? तो एक्स एक्स या एक्स वाई के रूप में। एक्स एक्स हम जानते हैं कि स्त्री और एक्स वाई के रूप में हम जानते हैं कि पुरुष होता है, यानी कि मेल होता है। तो अब इस तरह से इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हम जानते हैं कि ये किस रूप में होते हैं, 20+1 और 22+1। ठीक। तो इस तरह से इनको मिलाएंगे तो कितने बनेंगे? 23। और इनको करेंगे तो कितने होंगे? 23। यही स्थिति क्या होती है? इसमें भी होती है 22+1। ठीक है। और यहाँ भी 22+1। अब ये जो 1 है ये अपने आप में विशेष होता है, क्योंकि ये जो y है यही y होता है ये। ठीक। शेष सभी क्या होते हैं? ये x होते हैं। ये भी क्या होते हैं? x x होते हैं। ये सब x x रहते हैं। लेकिन ये जो एक होता है ये अपने आप में क्या होता है? y होता है। इसको मैं नीचे भी लिख देता हूँ, ध्यान देंगे। तो इस तरह से ये पुरुष को जन्म देता है, अर्थात मेल यानी बालक का जन्म होता है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने आ रहे हैं हमारे पास गुणसूत्र? 23 आ रहे हैं। इसमें से कौन सी संख्या मैच कर रही है इसमें से? तो हम देख रहे हैं कि कौन सी संख्या मैच कर रही है। आंसर खा जो है इसका बिल्कुल सही हो रहा है। तो आप अपने परीक्षा के समय में इन चीज़ों को माइंड में रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे कि गुणसूत्रों के जोड़े की बात की जा रही है। तो कितने होते हैं? 23 और 23 मिलकर के कितने हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं। तो यही मिल करके क्या बनता है? जोड़ा कहलाता है ये, है ना। ये जोड़ा होता है। तो इस तरह से ये 23 के होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 23 हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन, इससे संबंधित और दूसरे प्रकार के भी प्रश्न हो सकते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। अगर क्वेश्चंस में इस तरह से हो कि जो जैसे कि अगर x है और y है, ठीक है, तो क्या बनेगा? और आपका x और y है तो क्या बनेगा? ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि ये जो है
क्या होते हैं कि ये उनको बताते हैं जो कि एक तरह से विकृति होती है ना। तो गुण सूत्र की विकृति होती है, ये गुण सूत्रों की विकृति होती है, ये है ना, विकृति होती है ये, जो कि क्या दिखाता है कि पुरुष के रूप में महिला, इसको हम बोलेंगे तो क्या कहेंगे, पुरुष के रूप में महिला। और ये क्या होगा, ये वाला स्त्री के रूप में पुरुष, स्त्री के रूप में पुरुष। तो ये जो होते हैं ये विकृति को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये भी, इस पर भी प्रश्न हो सकते हैं, आप इस तरह के प्रश्नों पर भी ध्यान देते रहेंगे। और अगर उसमें एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर O और X है तो इसको क्या होगा, ये बांझ की तरह दिखाते हैं, बांझ महिला होती है ये, बांझ महिला जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है उस महिला को बांझ महिला कहते हैं। उसके लिए जो गुणसूत्र होता है वो OX होता है। तो इन चीज़ों को स्टूडेंट्स अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान देंगे। चलेंगे अगले की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा कि वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब सीखते हैं, है ना। परिपक्व हो जाने पर सीखते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता। अनुकरण से सीखते हैं या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से सीखते हैं। तो जब बात करेंगे वाइगोट्स्की की तो ध्यान रखेंगे कि वाइगोट्स्की ने जो बात कही है वो इनमें से किसी एक पर ही बात होगी, बाकी पर नहीं होगी। तो जब वो पुनर्बलन प्रदान किया जाता है ये बात इनके लिए नहीं है, ये स्किनर की है ना। स्किनर ने इसके संबंध में कहा है ना। इसी तरह से अनुकरण की बात और परिपक्व होने की बात ये अलग है, सामान्य सी बातें हैं, ये दोनों सामान्य बातें हैं, है ना। तो बच्चा इनमें से कौन सा है? ये। तो वाइगोट्स्की कहते हैं कि जब बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तो सीखते हैं। तो इस तरह से वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत है वो क्या बताता है? वाइगोट्स्की का सिद्धांत जो है वो सामाजिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। सामाजिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, सामाजिक के साथ सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है, ठीक। ये बात इससे जुड़ी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। चलेंगे अगले की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हल ने किया था, थार्नडाइक ने किया था, हेगार्डी ने किया था, है ना, या फिर स्किनर ने किया था? तो हमको ये याद रखना होगा कि थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से जो है ना सूझबूझ से संबंधित, अर्थात क्या है? क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, अर्थात उनका जो है SR बॉन्ड कहलाता है। इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? SR, है ना, अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है। SR सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया, SR अनुबंध या बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, या बॉन्ड कहते हैं। तो इनके तो इनका जो नियम है, थार्नडाइक के जो नियम है ना, थार्नडाइक के सीखने के 3 नियम, 3 प्रमुख, अभी क्वेश्चन आ चुका है, 3 प्रमुख नियम, है ना, 3 प्रमुख नियम, है ना। कौन कौन से हैं? तत्परता व तैयारी, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो जो इनका प्रभाव का नियम है उसको स्किनर ने, उस पर आधारित स्किनर ने क्रिया
प्रसूत अनुबंध, है ना, सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे बॉक्स का नियम बॉक्स का नियम भी कहते हैं बॉक्स का नियम भी कहते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को, है ना, बॉक्स का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक चूहे को एक बॉक्स में, एक डिब्बे में बंद किया था और वो अपने तरह से क्रिया करता था, तो इस तरह से उसको बीच में पुनर्बलन मिलता था, तो इस तरह से वो अपने कार्यों को आगे करके भोजन प्राप्त कर लेता था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्किनर। ठीक है, स्किनर होगा। तो थार्नडाइक के प्रभाव के नियम, 3 नियम दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो थार्नडाइक के प्रभाव के नियम के आधार पर स्किनर ने अपना क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया, जिसे बॉक्स का नियम भी या बॉक्स का सिद्धांत भी कहते हैं। चलेंगे अगले की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, अगला होगा कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? क्या अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, या अधिगम का सिद्धांत, है ना, 2 बार हो गया है ये मिसप्रिंट, एक ही याद रखेंगे, अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो अधिगम के सिद्धांत से। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कोहलर ने किस पर किया था। कोहलर कौन है? कोहलर जो है गेस्टाल्टवादी हैं। ठीक है, और इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? इनका कहना था कि जब बच्चे को सिखाया जाए तो सब कुछ उनके सामने रख दिया जाए। जब बच्चे को कुछ सिखाया जाए तो उसके समक्ष सब, मतलब समग्र है ना, सब प्रस्तुत करना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने किस पर सिद्धांत दिया? तो इन्होंने सिखाया यानी सिखाने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अर्थात अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं दिया, या अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का सिद्धांत है ना, इस तरह से व्यक्तित्व का सिद्धांत फ्राइड का सिद्धांत है। तो इस तरह से अधिगम का सिद्धांत जो है वो कोहलर का है। इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, है ना, सुल्तान नामक है ना वन मानुष पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो इस तरह से सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। तो ये कोहलर से संबंधित है। चलेंगे अगले की तरफ। इसी जैसे प्रश्न, क्योंकि अभी जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं वो ऐसे ही प्रश्न थे, तो इन्हीं जैसे प्रश्नों को हम ध्यान देंगे। अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी से संबंधित कौन सा नियम नहीं है? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अभिप्रेरणा का नियम। वंशानुक्रम से संबंधित समानता का नियम है। समानता में क्या होता है? लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि जैसे, ठीक है, माता पिता वैसे ही बच्चे। लाइक बिगेट्स लाइक कहते हैं इसको, लाइक बिगेट्स लाइक। दूसरा, भिन्नता का नियम क्या कहेगा?
है ना, ये एक बात हो गई। ये दूसरी बात, भिन्नता का नियम क्या कहेगा? भिन्नता का नियम कहता है कि जरूरी नहीं कि जैसे माता पिता हों वैसे ही बच्चे हों। ठीक, ये इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना, थोड़ा सा, तो यहाँ पर आगे बताते हैं, बात इसमें यही रहेगी लेकिन थोड़ा सा अलग। ये प्रत्यागमन के नियम के अंतर्गत आएगा और भिन्नता में एक, ये 2 रहेगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही माता पिता की संतानें अलग अलग हो सकती हैं। एक ही माता पिता की संतानें अलग अलग हो सकती हैं। ये भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। जरूरी नहीं है कि जैसे माता पिता हैं वैसे ही बच्चे हों, है ना, अर्थात विपरीत, अर्थात विपरीतता का नियम लागू होता है। विपरीतता का नियम लागू होता है, अर्थात जैसे माता पिता है वैसे बच्चे नहीं होते। कभी कभी बच्चे अलग होते हैं। पहलवान का बच्चा जरूरी नहीं है पहलवान बने, डॉक्टर का बच्चा जरूरी नहीं है डॉक्टर बने, है ना। तो बुद्धिशील माता पिता की संतानें हमेशा बुद्धिशील नहीं होती हैं, या चरित्रहीन माता पिता की संतानें सदैव चरित्रहीन नहीं होती। ये प्रत्यागमन के नियम के अंतर्गत आता है। समानता में जैसे माता पिता वैसे बच्चे, लाइक बिगेट्स लाइक। भिन्नता के नियम में एक ही माता पिता की संतानें अलग अलग हो सकती हैं। और ये तो बचा कौन सा? बचा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो ये वंशानुक्रम के नियम से संबंधित नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। चलेंगे अगले की तरफ, और नेक्स्ट होगा सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो ध्यान रखेंगे सीखने के वक्र, जब कोई बालक अधिगम करता है या सीखता है, उसे हम जब ग्राफ पर दर्शाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? सीखने के वक्र कहते हैं। तो इस तरह से सीखने के वक्र यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, कि जब अधिगम को किसी ग्राफ या पेपर पर अधिगम की उन्नति को, जब अधिगम की उन्नति को किसी ग्राफ या पेपर पर दर्शाया जाता है तो इसे सीखने के वक्र कहते हैं। एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, इसमें अधिगम की क्या है? उन्नति को दर्शा रहे हैं। उन्नति मतलब प्रगति को दर्शा रहे हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये, सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। ठीक है, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, क्योंकि जब अधिगम की उन्नति को, प्रगति को किसी ग्राफ या पेपर पर दर्शाया जाता है तो इसे सीखने के वक्र कहते हैं, है ना। सीखने के वक्र, सीखने के, ठीक है, ये एक अलग बात थी और ये एक अलग बात है। सीखने के वक्र 4
ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, सीखने के वक्र 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिए, सीखने के वक्र 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं जल्दी से आपको बना करके बता देता हूं। ठीक, उन्नतोदर वक्र, ठीक, नतोदर वक्र, सरल वक्र और मिश्रित वक्र। ठीक, तो वक्र कितने प्रकार के होते हैं? वक्र 4 प्रकार के होते हैं, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और नतोदर वक्र, सरल वक्र। ठीक है, तो आप इसको आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। वैसे अधिकांशतः पहले जब सीखने की गति में कोई परिवर्तन ना हो, जब सीखने की गति में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि ना कोई कमी हो रही है, ना उन्नति हो रही है, ना अवनति हो रही है, जैसा है वैसे ही है, तो उसको सरल वक्र कहेंगे, तो उसे सरल वक्र कहते हैं। जब सीखने की गति में तेजी से वृद्धि हो रही होती है तो उसे उन्नतोदर वक्र कहते हैं। जब सीखने की गति का वक्र जो है उत्तल और अवतल के रूप में होता है तो उन्नतोदर और नतोदर के रूप में हम बात करते हैं। और जब इन दोनों का मिश्रण होता है, ना बहुत ज़्यादा तेज गति से जा रहे ना बहुत धीमी गति से जा रहे, जब कोई मिक्सअप हो रहे हैं दोनों, उन्नतोदर नतोदर का जब मिश्रण देखेंगे तो एस स्वरूप में देखा जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सीखने के वक्र 4 प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है कि जो आपका पेपर कैंसिल हुआ है, हम इसी को बेस बना करके इसी पर आधारित हम प्रश्न आपके सामने लेके आए, जो पिछले विभिन्न अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, आगे की आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, नेट आदि पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। पिछली परीक्षाओं में 2018 में, 2017 या अन्य परीक्षाओं में ये प्रश्न आते रहे हैं। हम उसी का ध्यान आपकी तरफ केंद्रित करा रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला होगा हमारा, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना, अभी पाठ योजना पर प्रश्न आ चुका है, अभी उसी पर आधारित ये दूसरा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही मैंने पहले भी बोला था, पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए साथ साथ अपनी बात भी रखें, अपना कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो हम देखना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं हर इंसान, कोई भी इंसान अपने आप में पूरी तरह से पारंगत नहीं होता है। आप सब जानते हैं कि मैं अभी YouTube प्लेटफॉर्म पर अभी नया हूं और मेरे अंदर भी बहुत सी जो है कमियां हो सकती हैं, जो आप बताएंगे, क्योंकि एक शिक्षक का सही आकलन एक शिक्षार्थी करता है, एक शिक्षक का सही आकलन एक शिक्षार्थी ही कर सकता है। तो मैं किस दिशा में जा रहा हूं, मेरे ठीक है, मैं दूसरे लोगों से अभी अपनी तुलना नहीं कर सकता, मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पर नया हूं, तो हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियां भी हो रही हों। तो मैं चाहूँगा कि आप उन गलतियों को कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपके ये ना सोचें कि अन्य लोग कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपने जो है मुझे कमेंट्स नेगेटिव दे दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बुरा लगेगा। बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, आप मेरी कमी बताएंगे तभी तो मैं उसमें सुधार करूँगा, तभी तो मैं उसमें जो है अपने उसको और अच्छे से रिफॉर्म कर पाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, आप अपने आप में भी रिफॉर्म करें, अपना भी रिफॉर्म अपने आप में करें, कि जो पिछली परीक्षा अभी निरस्त हुई है उसमें जो प्रश्न आए थे उसी के जैसे और दूसरे प्रश्न कौन से या कैसे कैसे होंगे। तो इन्हीं को ध्यान में रख करके ये आज का वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो पिछले परीक्षा में प्रश्न थे उसी के जैसे दूसरे प्रश्न कौन से हो सकते हैं। तो चलेंगे अगली तरफ। तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान या स्टेप है ना, सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर आधारित है, सादृश्यता के नियम पर आधारित है, तत्परता के नियम पर आधारित है, या सहचर्य के नियम पर आधारित है? ठीक है, पहला वाला जो है
प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम इस बात को कहता है कि जब हम किसी काम को तत्पर और तैयार होते हैं तो उसके बाद हम फिर उसका अभ्यास करते हैं, और अभ्यास जब कर लेते हैं तो परिणाम देखने के लिए हम उसका प्रभाव देखते हैं। तो इस तरह से ये प्रभाव का नियम है। तो ये सीखने के पाठ प्रस्तावना पर आधारित नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। बात करेंगे सादृश्यता का नियम। इसमें हम विजुअल डिस्प्ले की बात करते हैं, अधिकांश चीज़ों को दिखा करके, जैसे कि ईवीएस आदि पढ़ाना है, ज्योग्राफी पढ़ाना है, विज्ञान पढ़ाना है, तो उसके लिए जब हम नियम अपनाते हैं तो सादृश्यता का नियम होता है, जिसमें किसी चीज़ों को दृश्य रूप में दिखाया जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट का प्रयोग करते हुए। प्रोजेक्टर का, टीवी का, अन्य चित्रों का, चार्ट का, ग्राफ का, इनका प्रयोग करते हैं। तो पाठ प्रस्तावना में ये भी नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। बात करेंगे अगले का, तत्परता का नियम का। तो जब भी किसी चीज़ को हम सीखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें तत्पर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम माइंड से तत्पर नहीं है, यानी कि हम रेडी नहीं है, लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं इसको, तो हमारा वो काम बिल्कुल बेकार हो जाएगा, हम सीखेंगे ही नहीं। क्लास में शरीर से होंगे, लेकिन कहते हैं आत्मा से कहीं और होंगे। बच्चा शरीर तो क्लास में नजर आएगा आपको, शिक्षक देख रहा है कि बच्चा बैठा है, लेकिन बच्चा आपकी बात सुन नहीं रहा, सीख नहीं रहा, तो तत्पर नहीं है। तो इसलिए तत्पर होना किसी भी चीज़ के सीखने का पहली बात या पहला सोपान होता है। और बात करेंगे सहचर का नियम। ये सहयोग की बात करता है, ये एक दूसरे को जोड़ने की बात करता है। तो जैसे शिक्षक और शिक्षार्थी सहचर्य होते हैं, सह संबंध की बात करता है। तो पाठ प्रस्तावना में सबसे पहले यानी कि ये भी बात नहीं आएगी, तो बचा शेष ये। इस तरह से आंसर होगा तत्परता का नियम। क्योंकि जब तक बच्चे तत्पर नहीं होंगे तो हम पाठ प्रस्तावना में सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न आदि रखते हैं और प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। उस विषय का जो विषय के अंतर्गत जो शीर्षक है, टाइटल है, उस तक लाने की कोशिश करते हैं, और उसको लाने के लिए बच्चों को हम तैयार करते हैं, रेडी करते हैं कि वो उस पाठ तक पहुँचें। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तत्परता का नियम आएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। मैं आपको बार बार याद दिला दूं कि आज हम 25 क्वेश्चंस को लेकर के आए। इसमें पेडागोगी के क्वेश्चन नहीं होंगे, रेयर एक आध कोई आ जाए तो, लेकिन ज़्यादातर सब तथ्यों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो 25 प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। 30 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। 5 प्रश्नों को हम अगले उसमें वीडियो में इंक्लूड करेंगे, और वो करके हम लोग लाएंगे पेडागोगी से रिलेटेड, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित हमारी अगली स्लाइड यानी कि अगली हमारी वीडियो होगी, उसको आप ज़रूर देखेंगे। जो अगली हमारी वीडियो आएगी वो उससे संबंधित होगी। आप लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर्स कम आते हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपसे आशा और उम्मीद रहेगी कि आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए ये बात और है कि ये कोई ऐसा वीडियो हम लोग नहीं बनाते, यूट्यूब पर वीडियो की बाढ़ है बहुत सारी चीज़ों का, कि हम टिकटॉक वीडियो नहीं बनाते, हम कुछ और नहीं बनाते जिसमें कि सभी लोग देखेंगे और लाइक शेयर करेंगे। ये तो जो इस विषय से जुड़ा हुआ स्टूडेंट्स होगा, शिक्षार्थी जो तैयारी कर रहा है वही इसको देखेगा और वही उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। तो हमारे एकदम से बूम नहीं जाएगा शेयर में, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। इसको ये धीरे धीरे चलते हैं। मेरे कई वीडियोज़ हैं जो अब 1000 के ऊपर पहुँचे हैं या पहुँच रहे हैं। तो इसलिए पहुँच रहे हैं क्योंकि एक तो मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, दूसरे कौन देखेगा इसको। इन वीडियोज़ को वो देखेंगे जिनको इससे संबंध होगा, जिनको इससे मतलब होगा। तो इसलिए जो है, तो बाकी लोग थोड़ी ना देखेंगे। कोई जो टिकटॉक देखने वाले शौकिया लोग हैं, या फिल्म या गाने या इससे जैसे रिलेटेड जो वीडियोज़ आते हैं, तो वो देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी लाभ पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे हम निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। अभी हम लोग बात करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नियम नहीं है या नहीं वाले प्रश्न ज़्यादा आने लगे हैं, लेकिन अभी हमारा है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, है ना, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का नियम है, प्रमुख नियम है शारीरिक विकास का। बच्चे के अंदर शरीर की गति, बच्चा आज सोया कल उठा, उसके अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं, है ना। शैशवावस्था व किशोरावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन बहुत
तेजी से होते हैं, अर्थात डायनेमिक होते हैं। तो अब इनमें से कौन सा आ जाएगा? सीधी सी बात है कि इसके लिए बहुत तेजी से होने के लिए कौन सा आ जाएगा? द्रुतगामी। तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा होगा? द्रुतगामी विकास का नियम। बहुत तेजी से जब शिशु होता है तो दिन प्रतिदिन, है ना, उसके अंदर परिवर्तन आता है शारीरिक रूप से। कभी जो है वो उसके दांत निकलने का परिवर्तन है, कभी उसका सिर उठाने का, ठोड़ी उठाने का, छाती उठाने का, चलने का, दौड़ने का इत्यादि, बोलने का, बहुत सारी चीज़ों के उसके परिवर्तन दिखाई देते हैं। बोलना भी शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ये मानसिक क्रिया भी है, शारीरिक क्रिया भी है, दोनों ही है, भाषा का संबंध। ठीक है, तो इससे संबंध होता है। जो स्वर यंत्र होते हैं वो बच्चे के शरीर के अंदर ही होते हैं। और जब किशोरावस्था में बालक होता है तब भी, इसीलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, कहा जाता है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था ये सब रिवीजन करा रहा हूं, आपको याद रखा, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, चेंज होता है दोबारा से, है ना, वापस आती हैं चीजें। तो इस तरह से इसका आंसर होगा द्रुतगामी। चलेंगे अगले की तरफ। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? अब यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इस तरह के जितने भी प्रश्न होते हैं उनमें क्या होता है, मुख्य रूप से फैक्ट होते हैं, तत्व होते हैं, जिनको हमें सही सीधे आंसर पर जाना होता है। तो यहाँ फ्राइड हैं, युंग हैं, मन है, आलपोर्ट हैं। तो अगर आपको इनके बारे में सीधे से पता होगा, आपने इसको याद किया होगा, यहाँ पर आपकी मेमोरी यानी स्मृति काम करेगी। तो इस तरह से अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में किसने बताया है? यंग, या उन्हीं के युंग ने बताया है। तो इसलिए इसका आंसर सीधे तौर पर युंग होगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी इंट्रोवर्ट कहते हैं इसको। इंट्रोवर्ट व्यक्ति वो होता है जो कि ज़्यादातर शांत प्रिय होता है, अपने में मगन रहता है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, घुलना मिलना नहीं, किसी से मतलब नहीं रखना। और बहिर्मुखी वाला व्यक्तित्व जो वाला बच्चा होता है वो हर किसी से घुलता मिलता है, अर्थात खूब मिलनसार होता है, अन्य चीज़ों में उसकी प्रतिभाग करता है, खेलों में भाग करता है, स्कूल की अनेक गतिविधियों में प्रतिभाग करता है। तो इस तरह से ये इसके विशेषताएं होती हैं। चलिए अगले पर चलेंगे। 10वां प्रश्न आ रहा है, सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए? पावलोव ने दिए, स्किनर ने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए, कोलर ने। इसी पर आधारित पिछला प्रश्न था जो अभी परीक्षा निरस्त हुई है, उसमें इस पर आधारित प्रश्न था कि सीखने का नियम जो है वो किसने दिया था। तो सीखने के नियम पर थॉर्नडाइक की बात की गई थी, तो यहाँ पर भी उसी से संबंधित प्रश्न है, तो थॉर्नडाइक ने दिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी कि सीखने के नियम 3 प्रमुख नियम और 5 उप नियम, 3 प्रमुख नियम और 5 उप नियम दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 3 प्रमुख नियम और 5 उप नियम बताए हैं। किसने? थॉर्नडाइक ने। किसने बताए? थॉर्नडाइक ने। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, है ना। तो इस तरह से जो है ये कौन सी योग्यता है? अमूर्त चिंतन। यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की योग्यता यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से ये क्या है? गलत है, 2 बार प्रिंट हो गया है, इसलिए इसको हटा देंगे। सिर्फ दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? जीन पियाजे से संबंधित है। पहली बात तो ये है, ये किससे संबंधित है? जीन पियाजे, है ना, की, यानी जीन पियाजे की के सिद्धांत,
के सिद्धांत से संबंधित है। संबंधित है, पहली एक बात हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? पूर्व संख्यात्मक। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की, संज्ञानात्मक या संज्ञात्मक विकास, बात एक ही है ना। चलिए संज्ञानात्मक कर देता हूं मैं इसको। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पढ़ चुके हैं, याद होगा, ध्यान रखिएगा। 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक, दूसरी बात थी ये कौन कौन सी? तो संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक, पूर्व संक्रियात्मक, प्री कॉन्क्रीट एज कहते हैं इसे। ठीक है, इसे कहेंगे आपका सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है तो इसे सेंसरी एज कहते हैं, और ये पूर्व संक्रियात्मक है तो इसे प्री कॉन्क्रीट एज कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो इस तरह से 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। तो अब इसमें है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है। यहाँ पर अब इसको हम इसमें से उठा करके समझेंगे। संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा क्या करता है? केवल अपने सेंस ऑर्गन से चीज़ों को, संसार के बारे में अन्वेषण करता है या चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। पूर्व संक्रियात्मक, इनका काल भी याद रखिएगा, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, ठीक, 7 से 11 वर्ष, और 11 से 15 वर्ष। ठीक, तो इस तरह से बात की जा रही है किसकी? इस काल की। तो इस काल में क्या करता है? अमूर्त चिंतन की योग्यता अमूर्त में जाएगी, इसलिए ये हो नहीं पाएगा, इसे छोड़ देंगे, है ना। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी क्या करेंगे? काट देंगे। बचा लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, जो चीज़ें उसके सामने दिखाई दे रही हैं, है ना, जो उसी पर वो ध्यान अपना केंद्रित करता है और उससे जो है चीज़ों को करता है। तो लक्ष्य उद्दिष्ट, जो चीज़ सामने, बच्चे के सामने 2 बोतल्स रखी गई, एक छोटी और एक बड़ी। बच्चे से पूछा जाएगा ये क्या है, तो ये बच्चा बताएगा ये क्या है, ये वस्तु है, यानी ये बोतल है। तो इस तरह से इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? इस अवस्था में बच्चा जो उसके आसपास सराउंडिंग में जो वस्तु इत्यादि चीज़ें, तत्व, व्यक्ति, जानवर, पेड़ पौधे इत्यादि चीज़ें होती हैं, उनको आत्मसात करता है। तो इसको एक ही शब्द में कह सकते हैं कि इस अवस्था में क्या होता है? वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व होता है, वस्तु स्थायित्व की अवस्था होती है। तो इस तरह से पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या होगी? ये होगी, और ये भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता भी इसमें नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये। और इस तरह से ये कैसी है? वस्तु स्थायित्व की अवस्था होती है। ठीक है, वस्तुओं को पहचानता है। चलेंगे अगले की तरफ। भाषा, है ना, भाषा क्या है ना, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, है ना, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है ना, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बात को क्या करेंगे? काट देंगे। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। क्या है पहले समझिए, भाषा क्या है? संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का मीडिएटर होता है ना। भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होती है, मीडियम है इसका। ठीक है, तो इसलिए जो है भाषा यहाँ पर विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, ऐसा हो ही नहीं सकता। करती है। विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये विचार प्रक्रिया का निर्धारण करती है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेती है, ऐसा भी नहीं है।
है ना, हम अपनी बातों को खुल के कहते हैं, तो इसलिए ये भी बात गलत हो जाएगी। शेष बचा क्या, ये, ठीक है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। हम विचारों से प्रभावित होते हैं भाषा के ही आधार पर, किसी की भाषा को सुनकर समझकर, है ना, हम उससे प्रभावित होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ये। चलेंगे अगले की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बाल केंद्रित शिक्षा में, है ना, क्या शामिल है ना, चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन। चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन में क्या शामिल है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां करना, बच्चों का एक कोने में बैठना, है ना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम करना, या वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते, तो ऐसा होगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि बाल केंद्रित शिक्षा में हम बच्चों से क्या कराते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, इसमें रोल प्ले एजुकेशन होता है, खेल खेल में शिक्षा होती है, करके सीखने की शिक्षा होती है। ये सारी चीज़ें जब इसके अंदर होती है तो स्वाभाविक बात है कि ये किसकी तरफ इंगित करेगी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सबसे पहले, है ना, करके सीखने, करके सीखने की क्रिया होती है, करके सीखने की क्रिया होती है, ठीक है। तो इस तरह से दूसरी बात क्या होती है कि बाल केंद्रित में खेल खेल में शिक्षा होती है, खेल खेल में शिक्षा होती है, खेल खेल में शिक्षा, ठीक। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात क्या होती है कि प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्रक्रिया शिक्षा होती है, प्रक्रिया प्रोसेसिंग एजुकेशन होती है, प्रक्रिया शिक्षा होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी बातें किसकी तरफ ले जा रही हैं, बच्चे को कोने में थोड़ी ना बिठा देंगे, इसको काट देंगे। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ऐसा थोड़ी होगा किसी एकदम कोने में या किसी प्रतिबंधित एरिया में जहाँ पर बिजली घर है या कहीं कुछ और है, वहाँ ले जाएंगे और वहाँ शिक्षित कराएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं है वो क्यों कराएंगे, तो बाल केंद्रित गलत हो गया। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो गया, सही ये हो गया कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, है ना, हाथ से जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसकी गतिविधियां कराते, तो प्रक्रिया शिक्षा या करके सीखने की क्रिया इसमें शामिल होती है। चलेंगे अगले की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न होगा, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। अभी मैंने आपको उस दिन बताया था कि अब जो क्वेश्चन है ये इस पर बहुत आधारित है, नहीं है ना। तो इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया, ये तो उनके अंदर होती है, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान, तो इसको भी वन बार समझेंगे। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, है ना, उनमें उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया होती है, तो ये बात क्या है, सही है। उच्च आत्म क्षमता उनके अंदर होती है ना, तो ये भी उनके अंदर है, ठीक है। इसके बाद निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, तो निम्न स्तर की नहीं होती, ये प्रतिभाशाली है तो निम्न नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आंसर होगा आपका ये, ठीक है, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे स्टूडेंट्स, आपको इसका ध्यान रखना है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे जो अब अगली परीक्षा होने जा रही है आपकी, उसमें क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। क्रिया प्रसूत का ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया आपके सामने क्रिया प्रसूत पर। अभी मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था कि इसमें से तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो ये क्या है, तो स्किनर है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंध, इनको हमने बॉक्स सिद्धांत भी बोला, और साथ साथ इन्होंने क्या करा है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में कि जो बच्चे को जो शिक्षा दी जाए उसको टुकड़ों में बांट दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, खंडित कर दें, ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि जो है इसे इनके सिद्धांत को अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर थे, लेकिन इसके साथ साथ इनका एक और याद रखेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, ये भी किसका है, ये भी जो है स्किनर का है, और ये भी स्किनर का है, ठीक है। चलेंगे अगले की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतर प्रेरणा के साथ, है ना, कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, उन्हें की जगह उनके भीतर, ठीक है। यहाँ पर
ये उन्हें लिख गया है, यहाँ होगा उनके। ठीक है, उनके भीतर प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, टाइपिंग की थोड़ी सी है, जो लोग टाइप करते हैं उसमें थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, आगे इन चीज़ों को हम लोग दुरुस्त करेंगे। तो चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, ऐसा टीचर कहेगी। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, ये कहेगी। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, ऐसा प्रलोभन देंगे हम। या इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख सकते हो। हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रेरणा। किसकी कर रहे हैं? प्रोत्साहित करने की। तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा जा रहा है कि कोशिश करो, कोशिश करो तुम सीख जाओगे, कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो यहाँ से अभिप्रेरणा या प्रेरणा प्राप्त हो रही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ये, और ये सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलेंगे अगले की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। बताया था आपको हमने, है ना? ये सभी क्या हैं? थॉर्नडाइक के, थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम हैं। ठीक, और ये नहीं है। ठीक है, आंसर पार्ट होगा नहीं पर ध्यान देना है। ठीक, तो तनाव का नियम जो है सीखने का नियम नहीं है, तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। चलेंगे अगले की तरफ और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया क्या है? जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, उसको आगे भी जारी रखता है और उसे बराबर नियम में यानी कि कंटिन्यूसली उसको करता रहता है, तो उसके लिए क्या जरूरी चीज़ होती है? क्या प्रेरणा की जरूरत पड़ती है, संवेदना की जरूरत पड़ती है, सीखने की जरूरत पड़ती है, प्रत्यक्षीकरण की? तो अभी अभी हमने इस चीज़ को जाना। ठीक है, तो हम इसको सीधे सीधे आंसर पे जाएंगे। प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रेरणा या अभिप्रेरणा आवश्यकता को जन्म देती है। ठीक है, तो इस तरह से कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। क्रोध व भय प्रकार हैं। क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? तो याद रखेंगे कि अभिप्रेरणा से संबंधित है या संवेग से, परिकल्पना से, मूल प्रवृत्ति से। तो सीधी सी बात है, ये किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा संवेग की संख्या, ठीक है, कितनी है? तो 14 बताई गई है, 14 संवेग बताए गए हैं। ठीक है, 14 संवेग हैं। किस पर आधारित है? तो ये क्रोध और भय जो है वो बच्चों के प्राथमिक संवेग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 14 संवेगों में से ये 2 संवेग होते हैं, बाकी परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति और अभिप्रेरणा ये संवेग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल क्या होती है? सीखना होती है, अनुकरण करना, कल्पना करना, चिंतन करना। तो यहाँ पे यदि जब कोई दूसरा व्यक्ति जो बाहर है उसको हम देख करके वैसे ही नकल कर रहे हैं, यानी उसको उसी जैसा स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या होगा? अनुकरण कहलाती है, इमिटेशन या अनुकरण। ठीक है, अनुकरण जैसा ही एक और शब्द होता है, इसे इमिटेशन कहते हैं। और अनुकरण का ही दूसरा बात होता है अनुसरण। अनुसरण अपने आप में क्या होता है? कॉपी, कॉपी होता है, कॉपी, नकल इसको कहते हैं वास्तविक रूप में। वैसे अनुकरण को भी नकल ही कहा जाता है। तो अब क्योंकि अनुसरण विकल्प में नहीं है, विकल्प में अनुकरण है, इमिटेशन है, इसलिए इसी के साथ जाएंगे। अगर ये ना होता और ये होता तो आप इसी को चुनते। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के लिए। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यदि पहले से सीखा गया ज्ञान जो है, जो पूर्व ज्ञान है, उसको, वो हमारा जो अगला ज्ञान है जिसे हम नया आगे सीख रहे हैं, उसको सीखने में अगर सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। जैसे साइकिल चलाकर मोटरसाइकिल सीखना, मोटरसाइकिल चलाकर कार सीखना, ये पूर्व ज्ञान को आगे के ज्ञान को सीखने में मदद कर रहा है ना? ध्यान रखेंगे, साइकिल चलाना सीखने
साइकिल चलाना सीखने से मोटरसाइकिल चलाना सीखना आसान हो जाता है आसान हो जाता है। तो साइकिल चला करके किस पर जाएंगे, मोटरसाइकिल चलाना सीख सकते हैं, ठीक है। और इसको चलाकर सीखने के बाद मोटर कार चलाना सीखा जा सकता है। डायरेक्टली भी हम ऐसा कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसा कर सकते हैं। ना हमने साइकिल चलाई हो ना हमने मोटरसाइकिल चलाई हो तो हम डायरेक्ट कार चलाना भी सीख सकते हैं। हमने ना कार चलाना सीखा है ना हमने साइकिल चलाना सीखा, तब भी हम मोटरसाइकिल चलाना यानी राइडिंग करना हम सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम साइकिल चलाना पहले सीखे तो मोटरसाइकिल चलाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया तो कार चलाना आसान हो जाएगा। क्यों? इसको चलाने से इसका बैलेंस करना आसान हो जाता है, इसको चलाने से इसको चलाना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि इसमें क्लच होता है, इसमें एक्सीलरेटर होता है, ये मोटर से ऑटोमेटिक चलती है और मोटर कार भी ऑटोमेटिक चलती है, इसलिए इन दोनों को सामंजस्य बिठाना आसान होता है। तो इसको चलाने के बाद आप इसको चलाना सीख सकते हैं। तो ये सब कैसी बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, ये सब अच्छी बातें हैं। और अच्छी और पॉजिटिव बातें कैसी होती हैं, सकारात्मक होती हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ये, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा। चलेंगे अगले की तरफ। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। जो कुछ भी हमने सीखा था, है ना, अब उसको दोबारा हमें उसको याद रखना है और हम उसमें असफल हो रहे, नहीं कर पा रहे। अक्सर ऐसा होता है, अरे याद नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे थे, ऐसे बोलते हैं ना अक्सर, ओहो, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको, इसमें से कल्पना नहीं होगी, है स्मृति तो हो ही नहीं सकती क्योंकि तो आप उसको याद ही नहीं आ रहा। विस्मृति और ध्यान, तो सीधे सीधे इसका आंसर होगा विस्मृति, ठीक है। जो चीज़ें हमें अवधान पैदा करती हैं, है ना, इस चीज़ों को रुकावट डालती हैं, असफल रहते हैं हम उसको याद करने में, तो वो विस्मृति कहलाता है, ठीक है। अगले पर चलेंगे। और अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षर और वर्गों में भ्रम होता है, या बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते हैं और वो समझ जाते हैं। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, या बच्चे निम्न बुद्धि वाले, उपलब्धि वाले होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अधिगम अशक्तता का मतलब होता है लर्निंग डिसऑर्डर। तो लर्निंग डिसऑर्डर वाले स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? तो जिनको क्या है कि एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों में भ्रम होता है, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे 10 लिखा है ना, तो इसको वो क्या करेंगे, नेट कर देंगे, 10 की जगह नेट कर देंगे, ठीक है। वाज लिखा है, वाज, तो इससे क्या कर देंगे, 100, ठीक। तो इस तरह से जब इसका भ्रम उनके अंदर होता है तो ये क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया। इसमें अक्षर क्या होते हैं, झिलमिलाते हैं, ठीक है, बच्चे को स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित हो। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो विकास वंशानुक्रम वातावरण से प्रभावित होता ही है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, होता ही है, विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। यही आंसर गलत है, ठीक। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ये, ठीक, यही हो जाएगा। शेष होता है और होता है, ठीक। तो इस तरह से विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये बात क्या है, गलत है, इसलिए ये नहीं के रूप में जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस कर देंगे, ये इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और
अगला होगा समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर हम औसत बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे और पिछड़े बालक सबको एक जगह बिना उसमें किसी धर्म, जाति आदि आर्थिक स्थिति का भेद किए बिना उनको एक जैसी समान शिक्षा देते हैं, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इसमें बच्चे और व्यवस्था कि हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना है, बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना है। तो देखिए सीधी बात है कि यहाँ समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसको, व्यवस्था को, व्यवस्था को, यहाँ पर आएगा व्यवस्था को, है ना, किसके, बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो आंसर हो जाएगा ये, शेष जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। अब चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन है, कैसी एजुकेशन है, चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन है, बच्चों को आधार बनाकर शिक्षा दी जा रही है। कभी अलग बात थी कि टीचर अपनी चीज़ें बच्चों पर थोपते थे, अब वो समय चला गया, इसलिए समावेशी शिक्षा में हम व्यवस्था के अनुसार को बच्चे के अनुसार बदलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज आपके सामने हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत मदद करेंगे आगामी परीक्षा में। हम ऐसे ही दूसरे और वीडियोस के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट्स भी करेंगे। हम इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं और आगे आपकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द आपका ये परीक्षा हो और आपको सफलता प्राप्त हो। इसके साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।